हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों बिहार पुलिस के लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपका बिहार का एग्जाम है दोस्तों तो ज़रूर वीडियो देख कर जाइए। यहाँ से एकदम एग्जाम में फंसेंगे, ठीक ना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखना है तो ऐसे वीडियो ही देखना पड़ेगा, ठीक ना। कम समय में मैंने लिया दोस्तों हिस्ट्री और साइंस। जानते हैं कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री और साइंस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक ना। तो हिस्ट्री साइंस का दोस्तों टॉपिक लिया है, कम समय लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो एकदम इसको रिवीजन करके जाइए, देख कर जाइए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म दोस्तों 4 ईसा पूर्व यानी बेथलहेम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलहेम में हुआ था। 4 ईसा पूर्व याद रख लीजिएगा, ना तो 6 ईसा पूर्व याद रख लीजिएगा। कोई भी ऑप्शन में से कोई भी एक देगा, ठीक ना। 6 ईसा पूर्व ना तो 4 ईसा पूर्व। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। 33 ईस्वी में शुक्रवार उस दिन था और रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा चढ़ाया गया था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम में, भले ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये देखिएगा एग्जाम में जरूर पूछेगा कि मगध की राजधानी क्या थी। तो गिरिब्रज थी। पहले राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी है, ठीक ना। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक ना। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो शिशुनाग ही था। पाटलिपुत्र की स्थापना कब किसने की थी दोस्तों? तो उदयन थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। पाटलिपुत्र बसा है, तो कहाँ बसा है दोस्तों? तो गंगा सोन के संगम पर बसा है दोस्तों पाटलिपुत्र। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो बिंदुसार था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार और अमित्र घात के रूप में बिंदुसार, ठीक ना। दोनों नाम एक ही जैसा है, जरूर याद रखिएगा। जनपद अवंती की राजधानी पूछा है दोस्तों, तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ठीक ना। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो अंतिम शासक घनानंद था अंतिम शासक, ठीक ना। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो ईरानियों ने दोस्तों सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण कब 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सिकंदर था दोस्तों। सिकंदर महान ने दोस्तों 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच दोस्तों एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध था, या उसी को बीतस्ता का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो बीतस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर महान और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 323 ईसा पूर्व में दोस्तों बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम नहीं दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक पूछे दोस्तों कि अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, ठीक है। उसको भी याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश की राजधानी जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विष्णुपुर से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कहाँ से मिलती है? तो विष्णुपुर से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त अनुयायी किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, ठीक ना। भारत का माइकियावेली कहा जाता है। तो चाणक्य को दोस्तों भारत का माइकियावेली कहा जाता है, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है एग्जाम में, आपके एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन लाया हूँ। चाणक्य को ही दोस्तों विष्णुगुप्त कहा जाता है या कौटिल्य कहा जाता है, ठीक ना। तो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो प्रशासन के ऊपर है दोस्तों, राजनीति के ऊपर है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, तब भद्रबाहु से ली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किससे शिक्षा ली थी दोस्तों? भद्रबाहु से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था, ये भी याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था दोस्तों? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी था, ये भी याद रखिएगा, क्या था? यूनानी था। इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक इसकी थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी दोस्तों तो 298 ईसा पूर्व में हुई थी इसकी मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। सौरभबेलगोला में हुई थी। सौरभबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक ना। उपवास के दौरान हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही ने दोस्तों जैन धर्म अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो अशोक ने किया था। तो अशोक ने शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था।
अशोक ने दोस्तों धम्म स्वीकार किया था, तो अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, ठीक ना। अशोक का राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों? तो 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन है दोस्तों? तो 7वां सबसे लंबा स्तंभ लिखा। अशोक का नाम दोस्तों अशोक मिलता है तो मास्की अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में और गुजरा अभिलेख में मिलता है। गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में, ठीक ना। तो मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू अभिलेख स्तंभ लेख में बताया था। स्वयं को दोस्तों मगध का सम्राट बताया था। स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में है। ये भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में दोस्तों मिलता है किसका वर्णन? तो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक ना। सांची का स्तूप बनवाया था तो किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था दोस्तों सांची का स्तूप। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज तो 1750 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम किया था टी पैंथरन ने, ठीक है। टी पैंथरन ने दोस्तों 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख को अभिलेख को 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी दोस्तों तो 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी अशोक की मृत्यु। हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो हरिशेन के द्वारा दोस्तों जो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है दोस्तों इसी में इसकी जानकारी मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बृहद्रथ था अंतिम शासक मौर्य वंश का। शुंग वंश की नींव डाली थी दोस्तों तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण करता है तो पुष्यमित्र शुंग है। तो भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक है तो डेमेट्रियस प्रथम है। डेमेट्रियस प्रथम था भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक। डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, दो बार करवाया था, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो परुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था हिंदू यूनानियों में किया था दोस्तों सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी। सर्वाधिक अगला है दोस्तों कि शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे तो कुषाणों ने, ठीक ना। शुद्ध सोने के पूछे तो क्या बताएंगे आंसर? कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? तो गुप्त काल ने किया था, ठीक ना। शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहनों ने चलवाया था शीशा का सिक्का। चांदी का सिक्का दोस्तों सर्वप्रथम चलवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था दोस्तों तो शेषा सूरी के शासनकाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों कि आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने दोस्तों आना का सिक्का चलाया। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसस था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है तो कुषाण काल में बनी है। कुषाण काल में दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है। कुषाण वंश का पश्चिमी शासक कौन था दोस्तों? तो कनिष्क था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी के समय चौथी बहुसंगीति हुई थी, ठीक ना। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। और कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। दोनों याद रखिएगा। शक वंश मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शक वंश, एक मिनट दोस्तों, शक वंश चलवाया था तो शक संवत किसने चलवाया था दोस्तों? तो कनिष्क ने ही चलवाया था 78 ईस्वी में चलवाया था। डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। मूर्तियों का निर्माण हुआ था दोस्तों तो कुषाण काल में दोस्तों मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों तो गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासन में हुआ था दोस्तों विमान शैली का प्रचलन।
दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। दशमलव प्रणाली का दोस्तों गुप्त काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का जन्म। राष्ट्रीय पंचांग आधारित था, शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक ना। और राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर ही आधारित है। चरक कौन थे दोस्तों? तो चरक आयुर्वेद के जनक थे, ठीक ना। सिल्क मार्ग का आरंभ हुआ था दोस्तों कनिष्क ने किया था दोस्तों। सिल्क मार्ग, सिल्क मतलब रेशम, रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। और गौतम वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों तो वायु पुराण से मिलती है, ठीक है। वायु पुराण से दोस्तों मिलती है गौतम वंश की जानकारी। अब यहाँ से दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और आपका दोस्तों 10 मिनट लग सकता है, ठीक है। 10 मिनट में आप देखिए कितने क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो कहाँ से? शरीर से हृदय की ओर, याद रखिएगा, सीरा कहते हैं उसे, ठीक ना। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये धमनी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो किडनी में होता है। वृक्क यानी किडनी में होता है। किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है दोस्तों किडनी का भार। मानव गुर्दे यानी किडनी में से बनने वाली पथरी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा है। रक्त एक बिलियन है, कहता कैसा बिलियन है? क्षारीय बिलियन, ठीक ना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त हमारा सच्चा खून होता है, तो 100 4 यानी 7/4, तो 7.4 होता है दोस्तों इसका पीएच मान रक्त का, तो इसीलिए ये क्षारीय कहलाएगा, ठीक ना। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, 120/80 होता है, ठीक ना। शरीर में रक्त परिभ्रमण लगा समय 23 सेकंड होता है। तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना लगा समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जराविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय, ठीक ना। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। पित्त होता है, तो पित्त दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, यानी क्षारीय कहलाएगा, ठीक ना। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए दोस्तों भंडारित रहता है लीवर में। पित्त जमा होता है दोस्तों, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक ना। हाइड्रोफोबिया किससे होता है दोस्तों? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया में दोस्तों पानी से डरने लगना होता है। विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु यानी वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है। तो वायरस से याद रखिएगा वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी याद रखिएगा। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो वायरस द्वारा फैलती है दोस्तों रानीखेत बीमारी। जो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो विषाणु के कारण दोस्तों होता है फुट एंड माउथ रोग। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। दोनों याद रखिएगा दोस्तों। शैवाल को SF याद रख सकते हैं, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक ना। कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? माइकोल, तो KM याद रख सकते हैं। कौके के अध्ययन को माइकोलॉजी। ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। ऑप्शन में दोनों रहेगा, माइकोलॉजी भी रहेगा, फाइकोलॉजी भी रहेगा। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। वायु क्या है दोस्तों? तो गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, ठीक ना। वायु किसका उदाहरण है दोस्तों? तो गैस में विलयन का उदाहरण है वायु। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व तो कितना होता है? तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ठीक ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक ना। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो पारसेक होती है। पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है। जड़ों के रूपांतरण दोस्तों, तो मूली और गाजर, यानी जड़ का एग्जाम्पल कौन है दोस्तों? तो मूली और गाजर जड़ का एग्जाम्पल है।
तने का रूपांतर, तने का एग्जाम्पल याद रखिएगा आलू और प्याज। मैंने तने का ट्रिक भी बताया था, हद कर दिया आपने, ठीक ना। हल्दी हो जाएगा, आलू हो जाएगा, हद कर दिया आपने, प्याज हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी मैंने ट्रिक से बताया। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, या पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग, तो वंशानुगत रोग कौन होता है दोस्तों, तो एक होता है वर्णांधता और एक होता है हीमोफीलिया, ठीक ना। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था तो हेरनर ने किया था 1876 में। हेरनर ने एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। लाल और हरा रंग मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि कोई अगर वर्णांध व्यक्ति है दोस्तों तो हरा और लाल रंग में भेद नहीं कर पाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में, ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन किसका, लाइकेन में क्या कौन कौन होता है, तो कवक होता है और शैवाल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन है, सो टाइलिन, तो लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों, छोटी आंत में दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से, अब पचे भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों छोटी आंत से, तो पचे भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, तो छोटी आंत से, ठीक ना। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, तो टाइलिन है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी दोस्तों टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम पाचन सहायक होता है, एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से होती है, तो एंजाइम का निर्माण दोस्तों अमीनो अम्ल से होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। और थोड़ा सा रह गया है, देखिए लास्ट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन होता है, तो माल्टोज होता है। कौन होता है, माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शरीर में ऊतकों का निर्माण दोस्तों प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों का मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हड्डियों और दांतों किससे बने होते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। भोपाल का कांड कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। तो भोपाल का इस कांड में रिसाव किसका हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। काला हीरा और काला शीशा कहते हैं क्रमशः क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं दोस्तों काला हीरा और काला शीशा कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं दोस्तों, तो एड्रीनल को दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है दोस्तों, तो पत्ती है। पत्ती मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पौधे का। पत्तियों का रंग दोस्तों हरा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण दोस्तों हरा होता है पत्तियों का। पत्तियों का रंग पीला होता है दोस्तों, तो कैरोटीन के कारण दोस्तों पीला होता है, ठीक ना। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है दोस्तों, तो मैग्नीशियम मुख्य धातु होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया पेड़ व पौधों का खाने वाला भाग की प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरीन और सूर्य का प्रकाश दोस्तों उत्तरदायी होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन होता है जल से दोस्तों ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइजोम पादप का भूमिगत रूप है, तो तना है, तो राइजोम किसका एग्जाम्पल है, तो तना का एग्जाम्पल है। दलहन के जड़ में मोस्ट इंपोर्टेंट है, दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है, तो राइजोबियम है, राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में दोस्तों ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को। पादपों में जल और खनिज लवण का संचालन होता है, तो जाइलम द्वारा होता है जल और खनिज लवण का संचालन। बस और दो क्वेश्चन रह गए कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तने की वृद्धि किससे मापा जाता है दोस्तों, तो ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है, ऑक्जेनोमीटर से, ठीक है।
देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा इधर उधर टिपा जाता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन फंसे कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।